तो आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द डायमेंशनल फार्मूला पर। तो एक एक करके आइए समझते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाई पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ए नहीं अल्फा है, सी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, द डायमेंशनल ऑफ द कांस्टेंट ए आर, या चलो ए ही ले लेते हैं। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला, ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन ऑफ फॉर द रियल गैस पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू सी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है ए का क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ बता दूं पहले। यहाँ पर इस पी जो है प्रेशर के लिए है, पी प्रेशर के लिए है। हाँ? तो पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम है। तो हमें ये वाला वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है ऐसा, ये वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, और आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो हमें इसमें ए का बताना है। तो जैसा हमने सीखा था, क्या सीखा था कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी में जो प्रेशर का होगा वही इसका होगा, ए बाई वी स्क्वायर का होगा। तो डायमेंशन बाई, तो ए बाई वी स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो इसमें आप ए के लिए अगर देखेंगे तो पी इंटू वी स्क्वायर ऐसा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के लिए आपको बताया था कि एनर्जी का होता है ml/T-2, और वॉल्यूम का आपका हो गया L3। तो यहाँ से कितना हो गया ml3 ml5 यहाँ पे ml5 T-2। तो ml5 T-2, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आप उसमें से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। तो प्रेशर की जगह पे कितना हो जाएगा, m प्रेशर इज फोर्स बाई एरिया होता है, तो ml2 बाई पी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एरिया की जगह पे एल स्क्वायर लिख लीजिए, इंटू जब ये वाला वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई होकर आएगा तो इसका L रेज टू दी पावर 6, क्योंकि वॉल्यूम का कितना होता है L3 डायमेंशन, तो वॉल्यूम का स्क्वायर का L6 हो जाएगा। तो A रेज टू दी पावर ऐसा। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो m ही रहा, L रेज टू दी पावर 7/2, तो यहाँ से L रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा, और दूसरा T रेज टू दी पावर -2। तो ये डायमेंशन आ गया सेम। ठीक है, तो बस समझ में आया आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कि प्रेशर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस P इक्वल टू A बाई बीटा, बेसिकली अल्फा बाई बीटा, एक्सपोनेंट्स A माइनस जेड K बाई थीटा, वेयर अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट, बेसिकली ये अल्फा है ये चीज, एंड एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज टू द पावर माइनस ए जेड इंटू के थीटा। तो हमें एंड वेयर बीटा अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, j इज द डिस्टेंस, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
थीटा इज टेम्परेचर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा जेड के थीटा, क्योंकि ई रेस टू दी पावर समथिंग कुछ होता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, तो m0 L0 T0 ऐसा होगा, ठीक है। तो अल्फा का यहाँ से कितना हो गया, k इंटू थीटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन जेड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पता है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए होता था PV बाई टी। तो थीटा मतलब एक तरह से हो गया, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, P इंटू वी बाई टी के लिए थीटा लिख लेते हैं टेम्परेचर से, इंटू थीटा, और जेड के लिए एल से भी काम चला लेते हैं, तो थीटा थीटा यहाँ से कैंसिल हुआ। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, P इंटू वी अपॉन एल। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एनर्जी का होता है, तो यहाँ से कितना हो गया, ml टू T माइनस 2 हो गया अपॉन एल। तो एल से एल कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया, ml T माइनस 2। तो ये आपका ए अल्फा का आ गया। अच्छा, बीटा के लिए अगर देखा जाए तो बीटा का पूछा गया था, तो अभी उसके आपको पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में रहेगा ये और ये दोनों सेम डायमेंशन में होंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा बाई प्रेशर। तो अल्फा के लिए कितना था, ml T माइनस 2। प्रेशर के लिए कितना होता था, प्रेशर फिर से नहीं है तो ध्यान देख लीजिए, फोर्स ml T माइनस 2 अपॉन एल, तो स्क्वायर, तो ml माइनस 1 T माइनस 2। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू रखें ml माइनस 1 T माइनस 2, तो m से m कैंसिल हुआ, T माइनस 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया, एल स्क्वायर, एल अपॉन एल, तो एल स्क्वायर। तो ये आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। तो ये था इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वेयर ई इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पता होगा, एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालते थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा था लेंथ के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट का कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर ओवर F इंटू आर स्क्वायर। तो चार्ज के लिए क्या होता था, A इंटू टी, तो इसका स्क्वायर हो गया। फोर्स के लिए कितना होगा, ml T माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से जब करेंगे तो m माइनस 1 L रेस टू दी पावर माइनस 3 T रेस टू दी पावर 4 A स्क्वायर, क्योंकि T माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये आपको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मिल गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, E इक्वल टू F बाई क्यू। तो इसका ml T माइनस 2 होता है, और चार्ज के लिए इसका AT। तो ये कितना हो गया, ml T माइनस 3 A माइनस 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को मिक्स करें, मतलब हमें हाफ तुक का तो कुछ काम है नहीं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का कितना था, m माइनस 1 L माइनस 3 T4 A स्क्वायर, ठीक, इंटू अब इसका स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का स्क्वायर करना होगा, तो m टू L स्क्वायर T माइनस 6 A माइनस 2। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, बोलो, A माइनस 2
ए माइनस टू से हुआ, यहाँ से यहाँ से टी रेस्ट टू दी पावर 4 है, टी रेस्ट टू दी पावर माइनस 6 है, तो क्या बचेगा, टी रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 एम माइनस 1 एम स्क्वायर, तो क्या बचा केवल एम एल माइनस 3 और यहाँ से एल, ऐसा। तो इसका एम एल टी माइनस 2, तो एम एल माइनस 1, सॉरी एम एल माइनस 1 बिकॉज एल माइनस 3 और एल स्क्वायर है, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो ये सी ऑप्शन होगा। तो ये आपने इसको ऐसा देखा कि एप्सिलॉन नॉट का था और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इन दोनों को उसका वैल्यू पुट किया और वो उसको निकाल लिया। वैसे आपको बताऊं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर जो होता है, ये अपने आप में इसको बोला जाता है एक टर्म एनर्जी डेंसिटी होता है, ये एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब, एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि एनर्जी बाई वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं, इस एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो उसमें आप देखेंगे कि एनर्जी का कितना होता था, एम एल टू टी माइनस 2, और वॉल्यूम का कितना होता है L3, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो एकदम से डायरेक्टली आ गए, फिर से एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप ऐसे करिए। जो 12th पास वाले लोग हैं तो डायरेक्ट से उसको आप पोस्ट को पहचान सकते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है, मैंने आपको बोला था क्या, कि ये फर्स्ट चैप्टर पूरे जितना भी फिजिक्स हमें पढ़ना है उसके बारे में हमें उसको देखना होता है यहीं पर डायमेंशनली कि वो कैसे होते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम उसको समझते हैं। तो ये था। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है कि इफ द फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर and x and y are the dimension of capacitance and magnetic induction respectively, what are the dimension of y in MKS Q system? Q4 यहाँ पर चार्ज है बच्चों, जैसे जनरली हमने इसको वहाँ पर क्या ले लिया था, A ले लिया था उसके लिए इन द टर्म ऑफ द एम्पियर, Q को 80 लेते थे, लेकिन इन द टर्म ऑफ Q हमें बताना है, तो ठीक है। तो x का व्हाट इज डायमेंशन ऑफ y, और x के बारे में क्या बोला है, x इज द c कैपेसिटेंस। तो पहले कैपेसिटेंस का निकाल लेते हैं। आप बेसिक फॉर्मूला इसका देखिए कि q इक्वल टू CV होता है, तो c इक्वल टू क्या होगा, इस q बाई v, यही। तो q को तो q छोड़ दीजिए, और v को आप अगर पोटेंशियल के लिए क्या लेते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो w बाई क्यू, तो यहाँ पर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई w। तो q के जगह पर, और w, q को तो q ही छोड़ना है, w के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, वर्क डन के लिए ml2 t माइनस 2, तो ये कितना हो गया, m माइनस 1 l माइनस 2 t स्क्वायर q स्क्वायर, ऐसा c के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा उसमें क्या बोला कि x इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस था, और z इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है। तो b मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड को निकालते कैसे, F इक्वल टू क्यू यू बी होता था। तो B के जगह पे कितना हो जाएगा, F बाई क्यू ई, तो F इक्वल टू एम एल। अच्छा कोई नहीं, इसको मैग्नेटिक फील्ड को देख लेते हैं, F इक्वल टू क्यू यू बी, ऐसा होता था। तो B इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू इंटू यू, तो F के जगह पे कितना होगा, एम एल टी माइनस 2, ये था। और
क्यू इस क्यू था और यू की जगह पे एल टी माइनस वन, तो एल एल कैंसिल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो गया एम टी माइनस वन क्यू माइनस वन, ऐसा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हमें मिल गया। अच्छा, अभी वो जो x का जो था कैपेसिटेंस का वो क्लियर में वो निकल गया, तो उसको फिर से आइए देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी होता था और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q को तो Q लेना था और V के लिए हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलते थे, तो एक क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि W बाई क्यू होगा तो क्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ से एम एल टू टी माइनस टू एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू क्यू स्क्वायर, ऐसा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला सी का। ठीक है, तो अभी हमें जैसे उसमें मांगा था y का कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई जेड स्क्वायर। तो x का हमें बेसिकली x के लिए है कैपेसिटेंस और z हमारा इसके लिए था, तो x के लिए लिखते हैं m माइनस वन एल माइनस वन एल माइनस टू है, सॉरी, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इसके लिए जेड स्क्वायर की जगह पे एम टी माइनस वन क्यू माइनस वन इसका स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे जब, तो m का स्क्वायर और यहाँ m माइनस वन है, तो m रेस्ट टू दी पावर 3 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा, m स्क्वायर है और m माइनस वन है, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो m माइनस थ्री हो जाएगा, l माइनस टू ही छोड़ दीजिए, t रेस्ट टू दी पावर माइनस टू और वहाँ पर t है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t रेस्ट टू दी पावर 4, q माइनस वन है तो माइनस टू, तो q रेस्ट टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो m माइनस थ्री एल माइनस टू t पावर 4 q पावर 4, तो देखिए इससे कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है क्वांटिटी x इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट l dv by dt where epsilon naught is the permittivity of the free space and L is the length, delta V is the potential difference and delta T is the time interval. The dimensional formula of the x in the same as that of, वो किसके इक्वल होगा। तो इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एल के लिए, तो ये मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में बात कर रहा है, तो हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि C जो होता है, सॉरी, अगर हम इसी को यहाँ पे लिख लें एप्सिलॉन नॉट एल डीवी बाई ठीक है, इसमें अगर वन मोर टाइम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एल डीवी बाई डेल्टा टी, इस तरह का है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में अगर और हम देखें, सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटर का एक मेन फार्मूला यही होता है। तो अगर आप यहाँ से देखिए, ए एरिया होता है, डी डिस्टेंस होता है, दोनों का मतलब प्लेट ऐसा होता है, आपको उस लेक्चर में देखिएगा जहाँ पर कैपेसिटर का बताया गया, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला, यू विल सी दैट ए इज द एरिया एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ऐसा होता है। और यहाँ पर एरिया को थ्री डायमेंशनली अगर ऐसे करके कुछ दिखाए तो इसका एरिया ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट ये एल स्क्वायर है और यहाँ पर एल है, तो एल से एल कैंसिल हुआ तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट इंटू एल है तो इसका वैल्यू कितना है, ये आपका कुछ कैपेसिटर सी हो गया, क्योंकि एल को क्या बोला है, एल इज द लेंथ, तो इस चलते हो गया। डेल्टा वी
और यहाँ पर डेल्टा टी। तो आपने अभी देखा होगा जब मैं इसको सी का जब कैपेसिटर पिछले क्वेश्चंस में निकाला था तो फॉर्मूला होता था Q इक्वल टू सी वी। सी इज अ कैपेसिटर, V इज अ पोटेंशियल। तो इस हिसाब से Q इंटू सी वी अगर करा जाए तो कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा टी। तो चार्ज बाई टाइम क्या होता था, ये तो बचपन में सीखा होगा आपने 10th क्लास में। चार्ज बाई टाइम इज एम्पियर करंट। तो ये आ गया करंट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे कर रहा है, करंट वाले को कर रहा है। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द डिफरेंट डायमेंशंस। प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, मतलब इन सबको एक एक करके देखना है। तो उसमें कीवर्ड क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट। तो क्वेश्चन आपको एक बार आप पढ़ लीजिए पॉज करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डिफरेंट वन, द प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, ईएमएफ, पोटेंशियल, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली ये सेम ही चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आप सर्किट वगैरह में अगर देखेंगे तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या होता है, ईएमएफ पूरे सर्किट का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हमें डायमेंशनली चेक करना है। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, तो ये तो एक जैसे निकल गया। हीट, वर्क डन, एनर्जी, आपको बताया था कि हीट हो या वर्क डन हो, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, हम जूल में मेजर करते हैं। और एनर्जी किसी भी टाइप का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी हो तो उसका जूल होता है। तो ये दोनों भी सेम ही हो गए, इसका जूल हो गया और इसका वोल्ट हो गया। तो ये दो तो एक जैसे निकल कर आ गए। अब देखिए प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको बताया था डायमेंशन वाले लेक्चर में कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता था, फोर्स बाई एरिया। और हमारा प्रेशर भी यही होता है, फोर्स बाई एरिया। तो ये स्ट्रेस और प्रेशर ये तो एक ही हो गए, तो उसको भी होना ही पड़ेगा यंग मॉडुलस के लिए। यंग मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, तीन तरह के हमें ये मतलब कांस्टेंट टाइप के होते हैं। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। ये डिपेंड करता है कि मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। अगर वो लेंथ वाइज है, अगर उसमें हम फोर्स अगर लगाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसमें स्ट्रेन क्या होगा। अगर हम वॉल्यूम वाइज में अगर कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसका होता है वॉल्यूम बल्क मॉडुलस। और मतलब किसी के डायमेंशंस अगर चेंज होता है तो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। तो खैर उसका भी अगर डायमेंशन देखते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ ऐसे, होता क्या है कि यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो बचा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस एक जैसे हो गए, तो ये भी आपका यंग मॉडुलस और स्ट्रेस एक जैसे हैं। तो बचा कौन सा, डिफरेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको ऐसे एक एक करके सबको दिखाऊंगा। डाइपोल मोमेंट के बारे में बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी से इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका चार्ज इंटू लेंथ, तो चार्ज के लिए होता है ए इंटू टी और इंटू लेंथ। तो कितना हो गया, एल टी ए। तो एक तो हो गया ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि आप ट्रैफिक में देखते हैं ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पीक पर जब होता है तो बहुत सारा ट्रैफिक फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 o'clock मॉर्निंग में हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर 100 व्हीकल्स पास हो रहे हैं। अगर यही अब मतलब जब कम पीक है, मतलब आप दोपहर के आफ्टरनून के टाइम में आप जाइए देखिए, तो वहाँ पर 10 मिनट में कोई 2-4 ही गाड़ियाँ पास हो रही हैं। तो उसका फ्लो को मेजर करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ एरिया, ये इसका रहता है कितना पर्टिकुलर एरिया में हुआ। तो एक तो ये हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये एरिया अलग से आ गया, तो ये दोनों ऐसे ही नहीं हो सकते। तो और इसका तो बिल्कुल ही अलग है। अगर डायमेंशनल फार्मूला वाइज अगर देखें तो आप जो पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू ई
ई क्यू इंटू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ से तो आपको फ्लक्स का मिलेगा, तो टोटली डिफरेंट है, तो इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है। ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज इन मोर ऑन मोर देन द फॉलोइंग पेयर आर द सेम आइडेंटिटी इन द पेयर्स। तो मोर देन वन ऑप्शन है, तो किसके सेम है? टॉर्क यहाँ पर है और यहाँ पर दूसरा है वर्क। तो टॉर्क के बारे में आपको बताया था, रोटेशनल फोर्स होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये मीटर का हो गया और ये न्यूटन का हो गया, तो न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर कहीं भी अगर आता है तो आपको पता ही है जूल के लिए होता है, तो ml/t-2 हो गया। फिर उसके बाद वर्क के लिए बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। तो यहाँ पर ml/t-2, तो इसका तो है एक जैसे हैं। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? L इज इक्वल टू mvr। तो इसका हो गया आपका ml/t-1 और L, तो कितना हो गया? ml/t-1 एंगुलर मोमेंटम का। फिर उसके बाद वर्क, तो वर्क का तो ml/t-2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद इनर्जी एंड यंग मॉडुलस। तो इनर्जी के लिए क्या होता था? ml/t-2। और यंग मॉडुलस का भी अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि यंग मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है। तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर की जगह पर फोर्स बाय एरिया, तो ml-1 t-2। तो ये वाला भी नहीं होगा यंग मॉडुलस। फिर बचा लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसा लगा ही हुआ है नाम में, तो लेंथ के लिए होता है, और लाइट ईयर तो आपको पता ही होगा, ये भी लेंथ के लिए होता है। जो एस्ट्रोनॉट्स लोग होते हैं तो इसी में मेजर करते हैं, तो लेंथ के लिए तो आपका ए और डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव द सेम डायमेंशंस आर। तो ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर है। इसमें पहला रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है कि किसी भी उसको रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है कि कोई कैसा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो है या स्टेडी फ्लो है। जैसे मतलब फ्लो से मतलब है जैसे कि आप अपने घर में जो टैप वाटर से वाटर देखते हैं तो निकालते हैं तो उसका कुछ फ्लो होगा, या कोई जब शावर है तो उसका अलग होगा, या कोई रिवर वगैरह है। अभी जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है तो उसमें आप देखते होंगे कि रिवर बहुत ही एकदम से फ्लो मतलब अनस्टेडी टाइप का होता है, जेंटल फ्लो नहीं होता है। या जब रिवर अगर मतलब फ्लडेड नहीं है, मतलब शांत है, तो उस समय देखिए आराम से फ्लो होता है। तो उसके फ्लो को मेजर करने के लिए एक हमें फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो एक नंबर है, तो जैसा नाम में ही छुपा हुआ है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है रेनॉल्ड्स नंबर को, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपको उसमें बताया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स ही क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो एक ये भी फोर्स है, तो फोर्स बाई एन को अगर करेंगे तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0। तो ये दोनों तो सेम हो गए, रेनॉल्ड्स नंबर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एक तो सही है। उसके बाद देखिए क्यूरी आपने अगर देखा है नहीं जानते हैं नहीं जानते, तो ये 12th में न्यूक्लियस चैप्टर है, उसके अंदर आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ डिसइंटीग्रेट होता है एटम पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम पर सेकंड। जैसे हम फॉसिल्स वगैरह चेक करते हैं ना कि अभी कितना था 1000 साल पहले या लाख साल पहले, उसका कितना हुआ था। बेसिकली एटम विल डिसइंटीग्रेट दैट इन व्हाट टाइम टेकन, तो उसी के लिए तो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट एट टाइम टी। तो इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो इसका एटम का तो कोई यूनिट होगा नहीं, t-1 होगा। और दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव।
तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता ही होता है कि पर सेकेंड होता है, तो उसका भी 1 बाई टाइम पीरियड, तो इसका t-1। तो इन दोनों का सेम हो गया। उसके बाद लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए लेटेंट हीट जैसा है, तो लेटेंट हीट के बारे में Q इक्वल टू ml होता है, और Q किसका होता है, जूल के लिए, ml2 t-2, और यहाँ पर ml, तो m से m कैंसिल हुआ, तो लेटेंट हीट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ये वाला l, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लेंथ के लिए, लेटेंट हीट को ऐसे दिखाते हैं l से, तो L2 t-2 ये है लेटेंट हीट के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे इसका अगर डायमेंशन देखा जाए तो G m बाई r ऐसा होता है कि मतलब हर प्लेनेट का अपना अपना पोटेंशियल होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए इस तरह का ऐसा है। तो वहाँ पर अगर जैसे कि हम जानते थे ना कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, तो वर्क डन पर यूनिट मास होता है, तो ये भी आप इसका वर्क डन के लिए तो m L2 t-2 होता है, और मास के लिए m, तो m से m कैंसिल हुआ, तो इसका कितना हो गया L2 t-2। तो ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल L2 t-2, और अभी हमने लेटेंट हीट का भी देखा था L2 t-2। तो ये समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बार बार मैं क्या लेता था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट मास, तो उसको वर्क डन का ml2 t-2 और इसमें मास से डिवाइड कर दिया, तो L2 t-2 आ गया। तो यहाँ पर इसका देखा जाए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल सेम होगा, तो यस ये भी होगा। अब आइए देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट समझते हैं आप लोग। बेसिकली जो वेव के पास एनर्जी, मतलब दो तरह के होते हैं ना, कि एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो किसी भी पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, वो E=mc², आइंस्टाइन के इक्वेशन से बताते हैं। और किसी भी वेव के पास एनर्जी कितना होता है, तो उसको कैसे बताया जाता है, E=hν, E=hν, तो E=hν। तो यहाँ से h का अगर देखा जाए, प्लैंक कांस्टेंट इसी को बोलते हैं, मतलब कि जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा आपको उतना उसके पास एनर्जी होगा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो h का अगर देखा जाए तो E/ml2 t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का t-1 होता है, तो यहाँ से कितना हो गया ml2 t-1। एक तो ऐसा। टॉर्क के लिए देखिए, टॉर्क आपको अभी देखा था कि टॉर्क न्यूटन मीटर होता है, तो जूल ही हो गया ml2 t-2। तो ये यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, ये वाले और ये वाले, क्योंकि यहाँ पर ml2 t-1 है और यहाँ पर ml2 t-2 है, तो इस चलते नहीं हो सकता। तो ये तीन ऑप्शन मल्टीपल चॉइस करके ऐसे होंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड इन द GCH, where GC and H are the universal gravitational constant, universal gravitation constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड लाइट एंड प्लैंक कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली देन। तो जो मैंने आपको उधर अभी सिखाया था कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब डिराइव को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज लें, तो इन सबों का अगर हमें इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना हो इन द टर्म ऑफ दिस, मतलब ग्रेविटेशनल CH के को अगर लेंथ को एक्सप्रेस करना हो, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो इसमें देखिए कि हमें लेंथ को एक्सप्रेस करना हो, G⁻⁴x, C⁻⁴y, H⁻⁴z। तो हमसे पूछा गया कि x का, y का, z का वैल्यू क्या क्या होगा। तो देखिए अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में अगर हम समझे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्या था, F =
जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर और अपॉन मास होगा ना एम स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू जी का, क्योंकि एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो जी का क्या होगा एफ आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ इक्वल सॉरी जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ऐसा। तो एफ के लिए हमारा हो गया एम एल टू टी माइनस टू, आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर और अपॉन एम स्क्वायर इज एम स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम माइनस वन एल रेज टू द पावर थ्री टी माइनस टू, तो ये तो इसके लिए हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इसका पावर एक्स हो गया, सी एल टी माइनस वन वाई, और जेड अभी अभी देखा था प्लैंक कांस्टेंट का, प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी बाई न्यू फ्रीक्वेंसी होता था, तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ये एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन पावर जेड, ऐसा इक्वल टू एल। तो जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि इन सबों का वैल्यू निकालने के लिए, तो m का अगर पावर देखा जाए तो कितना है यहाँ से माइनस एक्स प्लस जेड, l का पावर अगर देखा जाए तो 3x प्लस वाई प्लस 2z, और t का पावर देखें तो माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड। ग्रेविटेशन वाले के लिए देख लीजिए m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। फिर उसके बाद c के लिए इतना हो गया, और प्लैंक कांस्टेंट के लिए एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन। तो इन सबों का वैल्यू पुट किया और l से इसको देखा, तो m का तो कोई पावर है नहीं, तो m इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू शून्य, तो x इक्वल टू तो z होगा, एक बात तो ये आ गया। l के लिए देखा जाए तो इसका पावर वन है, तो यहाँ पर हो सकता है 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू जीरो। तो अगर x और z आपस में इक्वल हैं तो ये कितने हो गए 5x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरा कि t का वैल्यू है 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये h इधर का पार्ट का है, माइनस 2x माइनस वाई जेड था, तो इसमें से इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड है, तो उसका माइनस कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ऐसा होगा। तो अगर x इक्वल टू जेड यहाँ भी रखें तो कितना हो गया यहाँ से 3x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो हाँ, एक लगता है गड़बड़ी ये हुआ है कि यहाँ पर जैसे 3x प्लस वाई प्लस 2z यहाँ पर था, तो l का पावर तो 1 था, तो जीरो क्यों होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 ऐसा, ठीक है। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस, तो वाई वाई तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 हुआ, तो x का वैल्यू कितना हो गया हाफ, तो x का वैल्यू हाफ, तो यहाँ से देखा जाए तो x का वैल्यू हाफ, रेस में दो हैं। अच्छा, x का वैल्यू z हो गया, तो यहाँ से z का वैल्यू हमारा भी कितना हो गया 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू 1/2, ये तो है।
फिर अभी हमें y के लिए चाहिए होगा, तो कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 5x प्लस या 3x प्लस वाई है इक्वल टू 0 है, और तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3x, तो x का वैल्यू -3/2, तो y का वैल्यू -3/2 और z का वैल्यू हाफ, तो है ये इस कॉम्बिनेशन में y का वैल्यू -3/2, तो ये बी और सी ऑप्शन इसके होंगे। ठीक है, तो ये हमने सब देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं। देखिए कि प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड फॉर टू फॉर्म यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास m, देन द करेक्ट ऑप्शन इज r। तो फिर से वही काम करते हैं कि पहले लेंथ के लिए देखते हैं, तो L इक्वल टू जी Planck constant, speed of light, gravitation are used in the unit of the length L। तो यहाँ पर h ये है और c ऐसा है, तो आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, g रेस्ट दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, h के जगह पे आप d ले लीजिए और c के जगह पे, अच्छा c तो c हो गया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो मतलब c रेस्ट दी पावर c तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए इसको अलग से कर रहे हैं कि m है, यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट को a ले लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट c को b ले लीजिए और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को आप यहाँ से c ले लीजिए। तो h के बारे में हमने देखा था, क्या था, एनर्जी बाई ml2 t-1, एनर्जी का होता था ना ml2 t-2, और अपॉन ये ऐसा था ना E इक्वल टू एच न्यू था, तो एच इज ई इक्वल न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा E बाई न्यू, तो ml2 t-2 अपॉन t-1, तो t-1 कैंसिल हो गया, तो h के लिए आ गया। g के लिए हमने देखा था f इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो वहाँ से f के लिए होता था ml2 ml t-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो m-1 L3 t-2, ये g के लिए हो गया, और c के लिए LT-1 तो होता ही है। तो आइए देखते हैं, m इक्वल टू h के जगह पे ml2 t-1, c के जगह पे LT-1 पावर b c, g के जगह पे m-1 L3 t-2 पावर c। तो यहाँ पर अगर हम देखें m रेज टू दी पावर c, नहीं सॉरी a है, m रेज टू दी पावर a और माइनस c, यही होगा m का पावर। फिर उसके बाद l के पावर पे देखें तो l रेज टू दी पावर 2a प्लस b प्लस 3c, और t के पावर में देखा जाए तो माइनस a माइनस b माइनस 2c, इस तरह का। तो देखिए a माइनस सी इक्वल टू 1 है सबसे पहले, तो दूसरा 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर l का तो कोई पावर है नहीं, तो इसीलिए ऐसा होगा 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन अगर देखें माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो बेसिकली a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0, क्योंकि t का कोई पावर नहीं है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a b c का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप क्या करिए कि किसी को मतलब कि अगर हम c को अगर रिप्लेस या a को रिप्लेस करना चाहें, a इक्वल टू यहाँ से बोल सकते हैं ना 1 प्लस c, तो a के जगह पे 1 प्लस c करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a है,
तो 2c प्लस 3c, तो कितना हो गया 5c प्लस b, और जो 2 इसका आया था यहाँ पर -2, यहाँ से यहाँ देखिए a की जगह पर इसका वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 2c, तो 2c 3c हो गया, और b तो वैसे का वैसा ही रहा, और उसके जगह पे जो 2 था -2 उधर चला गया। सेम काम यहाँ पर कर सकते हैं कि a प्लस b प्लस 2c, तो फिर से वहाँ से 1 प्लस c होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3c प्लस b इक्वल टू -1, तो 3c प्लस b इक्वल टू -1, माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2c इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू कितना आ गया -1/2, ऐसा। c का वैल्यू -½ आया, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, या a का वैल्यू यही देख लेते हैं, a का वैल्यू 1/2 हो गया, क्योंकि c का वैल्यू -½ है, और c का वैल्यू अगर हाफ है, या c का वैल्यू -½ है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, इधर 5/2, ऐसा। तो क्योंकि -3/2 -3/2 प्लस जाकर तो -1 है, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 ना, 1/2, क्योंकि यहाँ से अगर करेंगे b इक्वल टू -1 -3c, तो -1 तो -1 है, c का वैल्यू कितना था -½ था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2, तो b का वैल्यू हाफ हो गया। तो इस तरह से ऐसा होगा, तो अब उस पर देखिए, तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू मतलब अगर डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं कि a का वैल्यू सपोज यहाँ से 1/2 है, यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h नहीं है। c का वैल्यू अगर फिर उसके बाद b का वैल्यू 1/2 है, तो b का वैल्यू भी 1/2 है, तो यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c, तो ठीक है, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर c का पावर हाफ हो जाएगा, तो वो तो मिल गया, और m इज g, उसका c का पावर -½ है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि m इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g⁻⁻⁻, ना कि +½ तो एक तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इससे पूरा डिस्कशन से ये देखा कि इस a और b में, अब हमें फिर सिमिलरली l के लिए वैल्यू निकालना होगा कि l का इन द टर्म ऑफ बाकी इन सबों में, तो फिर से ये देखते हैं, तो l इक्वल टू h पावर a, c पावर b और g पावर c, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ तक यही होगा, यहाँ तक तो ये वाला जो टर्म है ये वही है, एग्जैक्टली सेम है, बस m के जगह पर क्या आने वाला है l, तो हम उसको इक्वेट करना है, m के जगह पर यहाँ से l आने वाला है। तो अभी क्या करेंगे कि जैसे a का तो कुछ है नहीं, तो a - c इक्वल टू 0, यहाँ पर m का कोई पावर, जैसे मान लीजिए कि इसको रिप्लेस कर देता है l से, और यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज़ वही रहता, तो a - c इक्वल टू 0, तो यानी कि a और c आपस में इक्वल है, एक हो गया। दूसरा l के लिए अगर देखा जाए, उसका पावर 1 होगा इस बार, 2a b प्लस 3c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू c है, तो यहाँ से कितना हो गया 5c प्लस b इक्वल टू 0। अच्छा, फिर अगर तीसरा अगर देखा जाए t के पावर में -a - b -2c, मतलब कि a प्लस 2b a प्लस b प्लस 2c, a इक्वल टू 0 है, ऐसा ये दिख रहा होगा आपको, a प्लस b प्लस 2c, तो a इक्वल टू c है, तो यहाँ से ये 3c हो जाएगा, 3c प्लस b इक्वल टू 0, तो m के, अच्छा वहाँ पर l का पावर कितना था, हमने लिया था 2a प्लस b प्लस 3c, देखिए फिर वो गड़बड़ हो गया कि 2a प्लस b प्लस 3c था, तो इसका 0 ना होकर 1 होगा ना, 1, क्योंकि l का पावर से कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया कि 5c प्लस b इक्वल टू 1, और जब दूसरे वाले को वहाँ से किया a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू, तो यहाँ से 3c प्लस b
इक्वल टू 0, तो 3c प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब माइनस करेंगे यहाँ से तो 2c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू यहाँ से कितना हो रहा है, हाफ। तो a का वैल्यू भी कितना होगा, हाफ। तो a और c का तो वैल्यू मिल गया हाफ हाफ। तो उसमें पूछा क्या गया था कि l इज, मतलब कि a का वैल्यू हाफ होगा, तो l इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। और g के लिए देखना है c, तो वो भी आपका आ गया हाफ। मतलब a और c, b का हमें काम ही नहीं पड़ा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों का मतलब कि ए सी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होंगे। तो ये तो था आज यहाँ पर इसका डिस्कशन, इसमें अप टू दिस क्वेश्चन हमने देखा। तो इसको एक बार फिर से आपको सम अप कर देता हूँ कि प्लैंक कांस्टेंट अप्लाइड था, तो दोनों का अलग अलग। पहली बार में मास के लिए था, तो जो एलो पे से मार्क है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद जी। तो पावर ए बी सी किया, फिर उसका हमने सबका डायमेंशनल फार्मूला निकाला और सबका वैल्यू वहाँ पर पुट किया और ए बी सी का वैल्यू निकाल कर देखा। तो वहाँ से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी आ रहा था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू द पावर माइनस हाफ आ रहा था, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं हुआ। फिर सिमिलरली कहा कि इज द लेंथ l, जैसे यहाँ पर था ना कि यूज टू फॉर्म द यूनिट ऑफ लेंथ l एंड मास m। तो दूसरा जब हमने पहले मास m के लिए देख लिया था, अब हमने फिर l के लिए देखा। तो ब्लू वाले सबको यहाँ तक तो एक जैसे स्टेप्स थे, तो l के जगह पर किया और फिर वहाँ से उसका वैल्यू निकाल कर लेकर आए। तो ए बी सी का वैल्यू जब निकाल कर लें तो एक और सी का वैल्यू हाफ हाफ आया, तो हमें डायरेक्टली मिल गया कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच और एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो ये था, ठीक है।